हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पाई, उसका रीज़न ये था कि नीट का पेपर था तो मैं चला गया था बच्चों के साथ। तो उसी में थोड़ा थकान वगैरह हो गया, ऊपर से आने के बाद थोड़ा थकान में आलसपन आ ही जाता है, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसके अगले दिन और अगले दिन आंधी तूफान बारिश, तो 2-3 दिनों का गैप हो गया। तो चलिए बिना किसी देरी के फिर से अपने पुराने रूटीन पे आते हैं, जहाँ वीडियो जैसे अपलोड हो रहे थे वैसे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी जो वीडियो है वो 12th का है, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को टीआरएनए, क्योंकि इसके पहले ही एमआरएनए और आरएनए मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था आप लोगों को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीधे किस पे, टीआरएनए पे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, देखो मैं थोड़ी सी जानकारियाँ इसके बारे में पहले लिख दे रहा हूँ, फिर उसको समझाते चल रहा हूँ। जैसे कुछ जानकारियाँ ये है कि टीआरएनए के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हॉली रॉबर्ट हॉली ने 1964 में बताया था। कहने का मतलब कि टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट हॉली ने। थोड़ा सा उसके पहले मैं समझा लेता हूँ कि अगर एक डीएनए है तो उस डीएनए से बनेगा क्या? आरएनए। और डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया को क्या कहेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन। जैसे को हिंदी में कहेंगे अनुलेखन। क्या कहेंगे? अनुलेखन। और जब आरएनए बनेगा तो ये 3 प्रकार का बनेगा: एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो आज मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो कौन सा आरएनए पढ़ा रहा हूँ? टीआरएनए, ठीक है ना। तो इस टीआरएनए की संरचना के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हॉली ने 1964 में बताया था। उन्होंने इसके 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल, स्ट्रक्चर, कितनी बार लिख रहे हैं यार, एक दिन बड़ी वीडियो क्या बना है, 2-3 छूट गया तो आदत खराब हो जा रही है। 3D स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है ना। उन्होंने इसके 3D स्ट्रक्चर को एक नाम दिया था, जो नाम था क्लोवर। सही में आदत खराब हो गई यार। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। यही आदत है, पढ़ाई एक बार छूट जाए तो धीरे धीरे मिसप्रिंट होने लगेगा लिखने में। तो टीआरएनए की संरचना के बारे में रॉबर्ट हॉली ने 1964 में बताया था। उन्होंने इसके 3D संरचना के बारे में बताया, जिसको उन्होंने नाम दिया था क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर नाम पड़ा था कि मटर की फैमिली का एक पौधा है जिसका नाम है तिपतिया। गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तिपतिया प्लांट लिख के सर्च करेंगे तो। उसकी संरचना ऐसी थी, उसमें जो पत्तियां हैं कुछ इस तरीके से थी, ठीक है ना। तो उस पत्ती की संरचना के आधार पर ही इसको नाम दे दिया गया है क्या? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। उसकी पत्तियां जैसे सिकुड़ती हैं या होती हैं। तो टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हो या स्थानांतरण आरएनए कहते हो या घुलनशील आरएनए भी कहते हो, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य में क्या होता है? घुल जाता है, इसलिए इसे सॉल्युबल आरएनए, सॉल्युबल आरएनए या घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। इसकी संरचना के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हॉली ने 1964 में बताया था। उन्होंने इसकी संरचना का 3D स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया, त्रिविमीय संरचना जिसको कहते हो, जिसे उन्होंने नाम दिया था क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। वह नाम कहाँ से उनको सूझा था? मटर की फैमिली का एक पौधा है जिसका नाम है तिपतिया प्लांट, उसकी पत्ती के आधार पर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा ले रहा हूँ और बनाते हैं उसकी संरचना, ठीक है ना। चलो, इस तरीके से कुछ उसकी संरचना दी हुई है किताब में। टीआरएनए का, या इसको कह रहा हो क्या? ट्रांसफर आरएनए। वैसे जितने लोग नीट का पेपर दिए हो उनसे अगर एक बात कहें कि जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक लिए हैं
40-50 वीडियो जो भी आए हों इस चैप्टर तक, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उतने चैप्टर में से पढ़ाए गए वीडियो में से हूबहू एकदम अगर कहें जिसको समझाया गया है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मिल गए थे एकदम हूबहू। ठीक है ना। देखो टीआरएनए की ये क्या हो गई, संरचना हो गई। एक मिनट, टीआरएनए की ये क्या हो गई, संरचना। ठीक। अब देखो एक था हमारे पास डीएनए, तो डीएनए में 2 धागे हुआ करते थे ऐसे, और दोनों धागे हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से आपस में जुड़ा हुआ करते थे, जिसमें एक धागा 3 से शुरू होता था और 5 पे जाके ख़त्म होता था, और दूसरा 5 से 3 पर, मतलब 3 से 5 और 5 से 3। तो 5 से 3 वाला जो धागा है डीएनए का वो होता है एंटी क्लॉक वाइज दिशा, मतलब वो घड़ी की सुई की दिशा में उल्टा घुमा होता था। तो आरएनए सदैव सिंगल स्ट्रैंड होता है और यह केवल 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है, 3 से 5 में कभी नहीं होता है। तो आरएनए के जो धागे होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं और सदैव 5 से 3 की दिशा में पाए जाते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पाए जाते हैं, वो 3 से 5 की दिशा में कभी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। देखो अब जो ये धागा है ये शुरू हो रहा है कहाँ से, 5 से, और ख़त्म कहाँ होगा, 3 पे। तो मान लो ये 5 से शुरू हुआ और 3 पर आके ऐसे ख़त्म हो गया। तो ये सिंगल स्ट्रैंड ही है, इसको डबल न मत मानिएगा। तो सीधे सीधे कह रहा है कि डीएनए में, सॉरी आरएनए में या टीआरएनए में कुल कितनी भुजाएं होती हैं। तो टीआरएनए में कुल 4 भुजाएं होती हैं। ठीक। जिसकी पहली भुजा को कहते हैं ए आर्म, या इसको पूरा लिखते हो एक्सेप्टर आर्म, या हिंदी में लिखते हो ग्राही भुजा। उसके ठीक सामने जो भुजा होती है उसे कहते हो एंटी कोडान, या इसे कहते हो हिंदी में प्रतिमुख भुजा, एंटीकोडान आर्म। जो इस तरफ संरचना होती है उसे कहते हो भुजा टी साई सी लूप, या आर्म भी लिख सकते हो। और जो इस साइड भुजा है उसको कहते हो डीएचयू लूप, डीएचयू लूप या आर्म। कुछ वैज्ञानिक टीआरएनए में 5वीं भुजा मानते हैं जिसको हम कहते हैं लंप या वेरिएबल आर्म, वेरिएबल आर्म। तो टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए या घुलनशील आरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहते हो, जो कोशिका के साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसकी संरचना के बारे में रॉबर्ट हॉली ने 1964 में बताया था, जिसमें उन्होंने टीआरएनए के 3D स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जिससे उन्होंने नाम दिया था क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना। दूसरा, ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहाँ से नाम सूझा था, मटर के पौधे का एक पौधा है जिसका नाम है तिप्तिया प्लांट, उसकी पत्ती के आधार पे। ठीक। अब उसकी संरचना कैसी हो गई, इस तरीके से, और इसमें अब होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसके धागे क्या होंगे, आपस में जुड़ गए हैं, जो इसके कारण ये इस तरीके से क्या हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है ना। अब कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसके दोनों किनारों पर क्या पाए जाएंगे, नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो होते हैं CAA। इधर से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इधर से गया है ना 5 से 3 की तरफ, तो CCA पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। ACC नहीं पढ़ेंगे। तो मान लो कि यहाँ हम शुरू कर रहे हैं GAAT, तो T से क्या जुड़ेगा, A से क्या जुड़ेगा, TTC। वैसे इधर भी जुड़े होंगे, तो मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ GAA। ऐसे ही सब जगह जुड़े होंगे नाइट्रोजन बेस पेयर, तो सब भर भी सकते हो अपने हिसाब से, 6वें नंबर पे विपरीत कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत। अब आते हैं इस पे। तो टीआरएनए में कुल 4 भुजाएं पाई जाती हैं, जिसकी पहली भुजा को AA आर्म, या इसे कहते हो एक्सेप्टर आर्म, या इसे हिंदी में कहते हो ग्राही भुजा। ठीक। आपको समझा रहा हूं कि मान लो एक कोशिका है, ये उसका केंद्रक है। तो केंद्रक में जगह जगह छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस,
कोर मतलब छिद्र, तो केंद्रक में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहोगे? केंद्रक छिद्र। तो यहाँ होता है डीएनए, और डीएनए में हुआ अनुलेखन तो बना क्या? आरएनए, और यह केंद्रक छिद्र की सहायता से निकल कर आ गया यहाँ पर। तो डीएनए से आरएनए बनता है केंद्रक में, पर पाया जाता है कोशिका के कोशिका द्रव्य में, और कोशिका के कोशिका द्रव्य में होते हैं अमीनो एसिड। तो टीआरएनए का एसेप्टर आर्म या ग्राही भुजा कोशिका के साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड होता है उससे जुड़ने की क्रिया करता है। उससे क्या करता है? जुड़ने की क्रिया करता है, अटैच होता है। और कुल कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अमीनो एसिड। और जिसके जुड़ने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे कहते हो सिंथेटेज। तो टीआरएनए की पहली भुजा को एसेप्टर आर्म या ग्राही भुजा कहते हैं। ठीक, जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपस्थित अमीनो एसिड से जुड़ने की क्रिया करता है, जिसकी जो 20 प्रकार के होते हैं, और जिसके जुड़ने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे कहते हो सिंथेटेज एंजाइम। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे भुजा पे। इसको क्या कहते हो? एंटीकोडान। एंटीकोडान आर्म, या इसी को हिंदी में लिखते हो प्रतिमुख भुजा। प्रतिमुख भुजा। तो इसके बारे में क्या लिखोगे? चलो कटा नहीं है। टीआरएनए की प्रथम भुजा को अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट या एसेप्टर आर्म कहते हो, जिसके सम्मुख मतलब एसेप्टर आर्म के सम्मुख पाए जाने वाली भुजा को क्या कहोगे? एंटीकोडान आर्म। तो ये सीधे सीधे कहाँ होता है? एसेप्टर आर्म के ठीक सामने, जिसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस पेयर को क्या कहते हैं? GAA, जो 3 की संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इसे ट्रिपल कोडान भी कहते हो, जो किससे जुड़ने में सहायता प्रदान करेंगे? mRNA से जुड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। तो अगर इसमें G होगा तो G हमेशा किससे जुड़ेगा? A हमेशा किससे जुड़ेगा? U से। देखो मैं कहीं गलती किया हूँ यार, अभी याद पड़ रहा है। देखो जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो होता है CTAG। यहाँ दिमाग से मिस हो जा रहा है यार, ठीक है ना, सॉरी। जो आरएनए है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है CAG, मतलब थायमिन की जगह पे क्या होगा? यूरेसिल। गलती होने से बच गई, सॉरी। ठीक है ना, इसको सुधार लेना प्लीज़। तो यहाँ जो T हम लिखे हैं वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? U, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। वो उसको विस्थापित कर देता है। हे भगवान, एक दिन न पढ़ाने से ये दिक्कतें हो रही हैं। तो ठीक, टीआरएनए की दूसरी भुजा को क्या कह रहे हैं? एंटीकोडान आर्म, जिसमें क्या पाया जाता है? GAA नाइट्रोजनस बेस पेयर, जो 3 की संख्या में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ट्रिपल कोडान। जिससे क्या जुड़ता है? mRNA, और mRNA में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे CUU होंगे। ए हमेशा जुड़ेगा U से, क्योंकि इसमें थायामिन नहीं पाया जाता। तो थायमिन को विस्थापित करने या हटाने का काम कौन करता है? यूरेसिल। ठीक है ना, इतनी चीज़ें हो गई। दूसरा, अब आते हैं इस भुजा पे। तो इस भुजा को टीआरएनए के तीसरी भुजा को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तीसरी भुजा को कटने ना, ठीक। तीसरी भुजा को कहते हैं टी साई सी लूप, ठीक है ना, या इसको हम पढ़ते हैं स्यूडो यूरिडीन। क्या पढ़ते हैं? एक मिनट, छींक आने वाला सर। स्यूडो यूरिडीन, ठीक है ना। तो जो टी लूप है या टीआरएनए की तीसरी भुजा है, यह आरएनए राइबोसोमल आरएनए से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। जो किस में हेल्प करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन के संश्लेषण में। और टीआरएनए की चौथी और अंतिम भुजा को कहते हैं DHU लूप, या इसको पूरा पढ़ते हैं डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन,
क्या पढ़ते हैं, डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन, नहीं कटा है, ठीक है। और इस भाग में पाए जाते हैं कुछ एंजाइम जो प्रोटीन संश्लेषण में या आरएनए के संश्लेषण में या टीआरएनए के संश्लेषण में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो इतना है हमारा टीआरएनए में, मैं जिसको समरी के तौर पे एकदम आराम से फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए या सॉल्युबल आरएनए या घुलनशील आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका के कोशिका द्रव में क्या होता है, घुल जाता है। दूसरा, इसकी संरचना के बारे में रॉबर्ट हॉली ने 1964 में बताया था, ठीक। जबकि इसके 3D संरचना को जो इन्होंने बताया, एक नाम दिया था क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, जो नाम उनको कहाँ से सूझा था, मटर के पौधे का एक फैमिली का एक पौधा तिप्तिया प्लांट, उसकी पत्ती के आधार पर, जिसके कारण उन्होंने इसे नाम दिया था क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ठीक। दूसरा, जो टीआरएनए होता है उसमें थायमिन नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, क्योंकि थायमिन को ये क्या करता है, विस्थापित करता है, जिसमें जी हमेशा किससे जुड़ेगा, सी से, ए हमेशा जुड़ेगा किससे, यू से, ठीक। दूसरा, टीआरएनए की ये हो जाएगी संरचना, ठीक, 3D। और कह रहा है टीआरएनए में कितनी भुजाएं होती हैं, तो टीआरएनए में भुजाओं की संख्या होती है 4, जिसकी पहली भुजा को हम कहते हैं क्या, एक्सेप्टर आर्म, दूसरी भुजा को कहते हैं एंटीकोडॉन आर्म, तीसरी भुजा को कहते हैं टी साई सी लूप, और चौथी और अंतिम भुजा को कहते हैं डीएचयू लूप, ठीक। तो टीआरएनए की जो पहली भुजा है उसे कह रहे हैं एक्सेप्टर आर्म या ग्राही भुजा, जिससे क्या होते हैं, अमीनो एसिड जुड़ने की क्रिया करते हैं। यह अमीनो एसिड कोशिका के साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो 20 प्रकार के होते हैं और जिनके बनने में सिंथेटिक एंजाइम सहायता प्रदान करता है। जबकि इसकी दूसरी भुजा को एंटीकोडॉन आर्म कहते हैं, जो एक्सेप्टर आर्म के ठीक सम्मुख पाया जाता है, जिसमें GAA नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, जो 3 की संख्या में होते हैं, इसलिए इसे ट्रिपल कोडॉन कहते हैं, जिससे यम आरएनए जुड़ने की क्रिया करता है। तो यम आरएनए में CUU नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, जबकि टीआरएनए के तीसरी भुजा को टी साई सी लूप कहते हैं, जो आरएनए या राइबोसोमल आरएनए से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया के लिए। जबकि साई को स्यूडो यूरोडीन नाम से पढ़ा जाता है। जबकि चौथी और अंतिम भुजा डीएचयू लूप कहलाती है, जिसे डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन कहते हैं। इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में या टीआरएनए के निर्माण में या आरएनए के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और कुछ वैज्ञानिक टीआरएनए में 5वीं भुजा मानते हैं, जिसे लंप या वेरिएबल आर्म कहते हैं, आर्म कहते हैं, जो घटता बढ़ता रहता है, मतलब किसी में होगा और किसी में नहीं होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा टीआरएनए, ठीक है ना। तो टीआरएनए के बारे में इतनी जानकारियाँ थी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इतनी जानकारियाँ बोर्ड एग्जाम के लिए, 12th के लिए पूरी तरीके से काफ़ी हैं, यूपी बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों, ठीक है ना। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।